जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपनी आरपीएफ नई भर्ती 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज उस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आ गया पूरा का पूरा पेपर। जीके के क्वेश्चन, जीएस के, रीजनिंग के, तीनों के क्वेश्चन में लेके आ चुका हूं, जो कि आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर इस टाइप के या इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। वर्दी होगी सीने पर, आपके सीने पर वर्दी होगी और आपके माता पिता का सपना पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा। ज़्यादा टाइम पास ना करेंगे, चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था। माइकल जॉर्डन ने किया था, विलियम जी मार्कर ने किया था, बेन पियर्सन ने किया था, या कारज किर्ले ने किया था। सबसे पहले देख लेते हैं वॉलीबॉल खेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। यानी वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? छः छः खिलाड़ी के होते हैं, दोनों साइड होते हैं, दोनों टीमों में होते हैं। और देख लेते हैं ये आपके नेपाल का, जो आपके नेपाल जो देश है, नेपाल देश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। क्या है? राष्ट्रीय खेल है। और आपके लगभग 1957 में आपके इसको क्या किस में शामिल किया गया? ओलंपिक में शामिल किया गया था। ये आपके लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। किसके बारे में? वॉलीबॉल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी है। और आपके इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार आपने किया था आपके विलियम जी मॉर्गन ने। किसके ने? विलियम जी मॉर्गन ने किया था। कब किया था? लगभग 1895 में। विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में किया था। तब इसका नाम क्या था आपके? तब इसका नाम था आपके मिंटोनेटे। क्या था? मिंटोनेटे नाम था इस खेल का। बाद में जाके क्या बन गया? आपके वॉलीबॉल बन गया। या आपकी वॉलीबॉल का पुराना नाम पूछ सकते हैं कि प्रथम नाम क्या था वॉलीबॉल का, तो मिंटोनेटे हो जाएगा। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। आपके 1 लाख जूल हो जाएगा, 36 लाख जूल हो जाएगा, आपके 1000 जूल हो जाएगा, या 3600 जूल हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक इकाई, जो आपकी वाणिज्यिक इकाई है, उसके लिए किलोवाट घंटा होता है। कितना किलोवाट प्रति घंटा होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 36 लाख जूल प्रति किलोवाट होता है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना होता है? 36 लाख जूल। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप? 3.6 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा? 6। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल आपके होता है, जो आपके वाणिज्यिक इकाई के बारे में होता है। और आपकी किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा कितना होता है आपके? यह ऊर्जा की इकाई है। क्या है? किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा की इकाई है, जिसमें आपकी क्या होता है कि ऊर्जा को मापा जाता है, जिसको किसके हिसाब से? घंटे की दर से। घंटे की दर से आपकी ऊर्जा को मापा जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा की इकाई हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? कलंगुत्ते आपके हो जाएगा, मरीना बीच हो जाएगा, कोवलम हो जाएगा, फिर गोकर्ण बीच हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बीच पूछा है, तो सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में अभी को सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा। प्लस आपको क्या मिलेगा? कहीं पे भी जाने का नहीं, कहीं पे भी नहीं जाना है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आपके लिंक आ जाएगी। फिर आपके क्या आ जाएगी? फिर आपको उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, ताकि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, और बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। और आपके कल से पक्का आपके क्या लग जाएगी? गणित की आपके टॉपिक वाइज क्लास लग जाएगी। फिर आपके रीजनिंग की आपके टॉपिक वाइज क्लास लग जाएगी। और आपके जीके की आपकी शाम को प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो चल ही रहा है। तो आपके बहुत ही अच्छी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट भी करना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर कर देना है, ताकि क्या है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। यदि आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सभी की सभी लिंक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि सर जी इस क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। आपके इसका उत्तर हो जाएगा आपके मरीना बीच हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। और यहाँ पे मरीना बीच कितना लंबा है आपके? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लंबा ये बीच हो जाएगा आपके, जो मरीना बीच है। और आपके क्या बताना है इसके बारे में? ये आपके कौन कौन से? चेन्नई, आपके चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कब कहाँ पर है? तमिलनाडु, यानी चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और मरीना बीच 12 किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का कौन सा है? दूसरा सबसे लंबा बीच है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच हो जाएगा ये आपके मरीना बीच हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आंखों ही आंखों में क्या करना है, क्वेश्चन को लॉक कर देना है। प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। आयनीकृत गैसें होती है, सुपरकूल होता है, अधिक ठंड गैसें होती है, आयनीकृत तरल पदार्थ होते हैं या सुपर हीटेड अधिक तप्त ठोस होते हैं। यहाँ पर सभी में जल्दी से बताना है आपके प्लाज्मा जो होते हैं उस अवस्था में आपके सबसे अधिक ऊर्जावान, यानी जिनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है और सबसे ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, वो कौन सी हो जाएगी। आपके प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो आयनीकृत गैसें हो जाएगी, उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है और सबसे ज़्यादा उत्तेजित गण किसकी होती है, आयनीकृत गैसों के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। इसमें क्या होता है, अधिक गर्म पदार्थ होने के कारण क्या होता है, इसमें परमाणुओं में अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अलग अलग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके परमाणु से अलग हो जाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, आयनीकृत गैसें बनाते हैं। ये क्या हो जाएगी, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। 3 अवस्थाएं कौन सी होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, फिर गैस होती है, फिर आपके क्या हो जाएगी, चतुर्थ अवस्था कौन सी हो जाएगी आपके, आयनीकृत। क्या हो जाएगी, आयनीकृत अवस्था हो जाएगी आपकी, चतुर्थ अवस्था हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति या फिर सुरक्षा व्यवस्था पर मंत्रिमंडलीय समिति। यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सी कैबिनेट समिति है उसको सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर तो आपके राजनीतिक हो जाएगा, क्योंकि आपके जो राजनेता होगा उनकी तो आपके कैबिनेट समिति बनेगी, फिर उन्हीं को तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपके संविधान में कोई मंत्री क्या हो कैबिनेट समिति है ही नहीं, तो संविधान में किसी भी कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। इसको किससे प्रेरित होकर लिया गया है, आपके अनुच्छेद 77 से प्रेरित होकर फिर इसको कैबिनेट क्या बनाई गई है, समिति बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, आपके प्रधानमंत्री होता है। यदि आपको पूछ ले कि आपके कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो क्या करता है, सभी प्रकार के राजनीतिक फिर आपके किसी भी प्रकार के मामलों का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और लगभग 8 कैबिनेट समितियां होती है। टोटल कितनी होती है, 8 कैबिनेट समितियां होती है, जिनमें सभी का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अभी वर्तमान में ये पूछ ले कि कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के लिए हो जाएगा, या तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए हो जाएगा। यहाँ पर यूँ बताना है कि आपकी कावेरी नदी जो है उसके जल पर जो विवाद हुआ था, क्या हुआ था, आपके कावेरी नदी के जल पर विवाद हुआ था, जो कब हुआ था सर जी, आपके 1990 में। 1990 में उसके लिए क्या बनाया गया, जल विवाद के लिए क्या किया गया था, न्यायाधिकरण, यानी जल विवाद का न्याय किया गया था 1990 में। क्या किया गया था, इन सभी को समझाया गया था ताकि क्या किया जाए कि जल को आपस में बांटा जा सके। वो आपके हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और आपके कर्नाटक, इन 4 राज्यों, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन चारों के लिए क्या हुआ था आपके, इन सभी के बीच में विवाद था कि हम कावेरी नदी का जल हम उपयोग करेंगे। तो इन सभी का मामला कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी जने बराबर हिस्सा करके दिया कि इतना प्रतिशत जल ये यूज करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपके 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है। इंडोनेशिया में, चीन में, भारत में या मलेशिया में। आपके 2022 में जो आपके होने वाले थे, ये आपका कब का क्वेश्चन है, आपके 2019 का क्वेश्चन है। कब है, 2019 का क्वेश्चन है। तो आपके ये आपके 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके अभी क्या आ सकता है, 2026 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा, ऐसा आ सकता है। 2026 में आपके कौन करेगा, जापान करेगा। लेकिन आपके 2019 वाले का उत्तर बता देते हैं। 2022 में आपके किसने किया था, आपके चीन ने। आपके यहाँ पर किसने किया था, 2022 में आपके चीन ने किया था। लेकिन 2026 में आपके कौन करेगा, जापान करेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपके 2026 वाला भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ऐसी चीज़ों से ही बनेंगे आपके। और भारत ने 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे, 107 पदक भारत ने जीते थे। और कौन सा स्थान प्राप्त किया था, आपके चौथा स्थान प्राप्त किया था। एशियाई खेलों में 107 पदक जीते भारत ने और चौथा स्थान प्राप्त किया था। कब, 2022 में की बात हो रही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है के रूप में जाना जाता है? चीन को, ब्राजील को, भारत का या क्यूबा को? आपके विश्व में आपके चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि यहाँ पर चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता होगा? चीनी का कटोरा कहा जाता है। कौन सा देश हो जाएगा यहाँ पर? सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपकी क्यूबा हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे कि सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राजील करता है। कौन करता है वर्तमान में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन? कौन सा देश करता है? तो आपके कौन करता है? ब्राजील करता है। अभी वर्तमान में आपके पूछा जाए तो चीनी का कटोरा ब्राजील को भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में सबसे ज्यादा गन्ने उत्पादन और चीनी का उत्पादन ब्राजील कर रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति ये आपके है क्या है? लोचदार मांग हो जाएगी, अपेक्षाकृत लचीली हो जाएगी, लोचहीन मांग कार्य हो जाएगा, या असीम रूप से लोचदार हो जाएगा? ये आपके क्या है? प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति, स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड फंक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपके मुद्रा के कार्य के रूप में क्या होती है? ये आपके मुद्रा के कार्य के लिए कार्य से संबंधित होती है। ये क्या होती है? असीम रूप से लोचदार होती है। क्या होती है? असीम रूप से लोचदार होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपकी किससे होती है? पैसों से। जो आपके भारत सरकार जो पैसे जारी करती है उनसे आपके संबंधित होती है। इसको क्या बोला जाता है? असीम रूप से लोचदार मांग बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से संबंधित है। उद्योग, निर्यात, आयात, कृषि वस्तुएं या फिर बैंकिंग में? शायद आपको थोड़े दिन पहले पता होगा कि लगभग 2 से 3 महीनों पहले, आपकी 2 से 3 महीने पहले आपके पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान, अलग अलग राज्यों के किसानों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। आंदोलन किया था जो कहाँ चले गए थे? आपके दिल्ली में आपके ट्रैक्टर लेकर चले गए थे और बहुत सारे हाईवे जाम कर दिए। फिर सरकार से उनकी मांग थी कि उनको क्या दिया जाए? एमएसपी दिया जाए। क्या दिया जाए? न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। जिससे क्या होगा? उससे ये होगा कि किसान को उसकी आय मिलती रहेगी। जबकि किसी भी चीज़ का भाव यदि आपके 100 रुपये किलो फिक्स कर दिया जाए तो किसान को मिनिमम 100 रुपये तो मिलने ही चाहिए। यदि लहसुन है आपके, लहसुन फिक्स भाव कर दिया सरकार ने कि 100 रुपये मिनिमम तो देने ही है। 100 से ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन 100 से कम नहीं दे सकते। वो आपके क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। वो आपके किससे संबंधित हो जाएगा? कृषि वस्तुओं से हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से हो जाएगा? आपको दिगंबर और श्वेतांबर जहां पर भी आ जाए वहां पर आपको डायरेक्टली क्या करना है? डायरेक्टली बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर देना है। जैन धर्म से हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। यदि दिगंबर और श्वेतांबर क्या होता है? दिगंबर में क्या होते हैं कि जो भी होते हैं साधु होते हैं दिगंबर में, वो होते हैं क्या है? नग्न अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं। जिनको आप क्या बोलते हैं? जैन जो होते हैं उनके क्या बोल देते हैं? आराध्य, या फिर आपके उनके पंडित जी बोल सकते हैं आप। एक तरह से पंडित नहीं बोल सकते, उनको क्या बोल सकते हैं? दिगंबर मुनि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिगंबर मुनि जो होते हैं वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। और आपके श्वेतांबर वो होते हैं जो क्या करते हैं? श्वेत कपड़े पहनते हैं। श्वेत वस्त्रों को धारण करके क्या बनते हैं? मुनि बनते हैं। एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या है? जैन धर्म से दोनों संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड निर्माण की मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लाइसोसोम करता है, रिक्तिकाएं करती है, नरम अप्रद्रव्य जालिका करती है, या फिर सॉफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम करता है? यहाँ पर आपके जो कोशिका होती है, कोशिका अंगक का मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए क्या करती है? वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण का कार्य करती है। क्या करती है? वसा के अणु बनाती है और लिपिड अणु भी बनाती है, लिपिड के निर्माण का कार्य करती है। वो कौन सी हो जाएगी? आपके चिकनी, क्या हो जाएगी? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, या फिर आपके नरम अंतर्द्रव्य जालिका भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? जो आपके ये झिल्लियों का नेटवर्क है, ये क्या है? झिल्लियों के नेटवर्क है जो आपके किस में स्थित है? यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर मौजूद होता है। और ये आपके लिए क्या करती है कि कोशिका के कामकाज के लिए प्रोटीन, वसा, इन सभी चीज़ों का क्या करती है? निर्माण करती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका 13 हो जाएगा, 23 नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? वेदांत थंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कार्बेट नेशनल पार्क,
गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य या सेटल बिग बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताना है आपको, टाइगर रिजर्व बनाना है, टाइगर रिजर्व बताना है, वो आपके कौन सा हो जाएगा, जिम कार्पेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते ही लो को कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया। ये कहाँ पे स्थित है, आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर है, नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आपके जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो किसके लिए हो जाएगा, आपके बाघ, बाघ या फिर आपके टाइगर बोल सकते हैं, उसके लिए हो जाएगा। ये इसकी स्थापना कब की गई थी, आपके 1936 में की गई थी आपके, और इसको 1973 में आपके इसको क्या कर दिया, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी। और आपके और देख लेते हैं, गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, आपके ओडिशा में स्थित हो जाएगा। और क्या बता रहे आपके, सैंडल पीक बायोस्फीयर कहाँ हो जाएगा, आपके अंडमान निकोबार, अंडमान और आपके निकोबार द्वीप समूह है वो आपके वहां पर हो जाएगा। और आपके वेदांतथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो जाएगा, आपके ये आपके स्थित हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु जो राज्य है वहां पर आपके वेदांतथंगल स्थित हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों के पद को की अवधि होती है, 4 साल होती है, 2 साल होती है, 6 साल होती है या फिर 5 साल होती है। आपकी संसद है, आपके भारत की संसद है, संसद के कितने भाग सभा सदन है, एक है लोकसभा, एक क्या है राज्यसभा हो जाएगी। ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है। और इसके सदस्य की कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी भी वक्त भंग भी हो सकता है। और इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के 6 वर्ष होता है, और इसको स्थायी सदस्य सदन भी बोला जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत ही घबराना नहीं है और जल्दी से क्वेश्चन कर देना है। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित हो जाएगा, हिंद महासागर में, आर्कटिक में है, अटलांटिक में हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा। अब मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर स्थित हो जाएगा, सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। मेडागास्कर आपके हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे जानने वाली बात, इसमें जानने वाली बात क्या हो जाएगी, ये लगभग कितने 250 मील, ये लगभग महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का क्या है 250 मील का एक है, जो आपके कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। लगभग कितना 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर आपके कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका से 400 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। जो आपके किससे अलग होता है, मोजाम्बिक चैनल से किसको अलग करता है, अफ्रीका के तट को अलग करता है। मेडागास्कर की राजधानी क्या कौन सी हो जाएगी, एंटानानरीवो, क्या हो जाएगी, एंटानानरीवो क्या हो जाएगी, ये आपके मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, झांसी से 1857, कुंवर सिंह ने, कादिश ने, बेगम हजरत महल ने या फिर लक्ष्मीबाई ने। यहाँ पर झांसी से कौन किसने किया था, आपकी झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। ये सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए, कि वो कविता याद आती है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। वो नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेलती थी। ऐसी ये सब ये पूरी कहानी याद आती है या फिर ये कविता याद आती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई होगी। करेक्ट आंसर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती, सिंधु, रावी या फिर लूनी। आपके हड़प्पा जो सभ्यता है, जिसको क्या बोला जाता है, आपके सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, जो भी वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। वो कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाएगी, सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, एक का भी गलत नहीं आना चाहिए, बहुत ही आंखों ही आंखों में लॉक कर देना है। और ये आपके कहाँ पर स्थित हो जाएगी, रावी नदी के किनारे, कहाँ पर स्थित हो जाएगी, रावी नदी के किनारे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। सर जी यहाँ पर सिंधु नदी, यहाँ पर अभी वर्तमान में पूछा है, क्या है, वर्तमान में आपके रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कहाँ पर आपके पाकिस्तान में स्थित हो जाएगी। पहले ये सिंधु नदी के किनारे थी, जो आपके क्या हो जाएगी, अभी वर्तमान में सिंधु नदी नहीं है, तो रावी नदी है, तो रावी नदी के किनारे स्थित हो जाएगी। इसके पास में आपके एक मोहनजोदड़ो और आपके कौन सा हो जाएगा, आपके एक हड़प्पा ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, आपके ये भी आपके रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में स्थित हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, आपके गुर्दों का टीला भी कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से एक जुड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है? मैरी कॉम हो जाएगा, जित्तू हो जाएगा, विनेश फोगाट हो जाएगी या मनु भाकर हो जाएगा? आपके मैरी कॉम किससे संबंधित हो जाएगी? मैरी कॉम आपके मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगी। जित्तू राय को कौन हो जाएगा आपके? जितू रॉय हो जाएगा आपके निशानेबाजी, कौन हो जाएगा? निशानेबाजी से हो जाएगा। और आपके कौन हो जाएगी? मनु भाकर भी किससे हो जाएगी? आपके निशानेबाजी से हो जाएगी। लेकिन विनेश फोगाट आपके कौन किससे हो जाएगी? कुश्ती से हो जाएगी। जिन्होंने अभी थोड़ा दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया था, विनेश फोगाट हो जाएगी कुश्ती से संबंधित। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। इनको कब मिला था? 2020 में। 2020 में इन्होंने क्या किया था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनको मिला था 2020 में। इनको राजीव गांधी या पुरस्कार बोले या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड बोले, इन्होंने 2020 में आपके मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त किया था। और आपके क्या हो जाएगा कि एक भारतीय पहलवान है, क्या है? इन्होंने क्या किया था कि आपके क्या था, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में क्या स्वर्ण जीता था? क्या जीतना था? स्वर्ण जीतने वाली क्या थी? पहली महिला हो जाएगी। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है? सांख्य, न्याय, योग या वेदांत? आपके कौन सा दर्शन ऐसा है जो तार्किक यानी तर्कों के आधार पर, तर्कों और तकनीक क्या हो जाएगा? यानी कि जो आपके सच झूठ और आपके तर्क जो होते हैं, या फिर आपको क्या बोल सकते, फैक्ट और आपके क्या हो जाएगा? तकनीक के विश्वास रखता है, वो आपके क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, आपके महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन में तर्क और प्रमाण के प्रयोग का महत्व होता है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम थे। उन्होंने न्याय का आपके क्या किया था? प्रवर्तन किया जाता है, जिसका ग्रंथ क्या था? न्याय सूत्र और दार्शनिक प्रवर्तन इनका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। न्याय सूत्र और दार्शनिक ग्रंथ आपके इसका माना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय या केशव चंद्र सेन हो जाएगा? आपके ब्रह्म सभा। सर जी ब्रह्म सभा तो हमने नहीं सुना, ब्रह्म सभा तो नहीं सुना है, लेकिन क्या सुना है? ब्रह्म समाज सुना है। ब्रह्म समाज आपने जरूर सुना होगा, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी, जो क्या थे? आपके एक समाज सुधारक थे। और ब्रह्म सभा शुरुआत में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में इसे क्या किया गया था? ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की थी? आपके 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसके बाद में इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म समाज हो गया। जिसने क्या किया था? आपके धार्मिक और क्या किया था? समाज में बौद्धिक विकास के लिए इन्होंने महत्व दिया था। और राजा राममोहन राय ने क्या किया था कि आपको सती प्रथा पर रोक लगवाने का कार्य भी किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो पूर्ण रूप से एक वर्ग बना सकता है। नीचे की दी गई प्रकृतियों में से 5 में से 3। फर्स्ट पहली तीसरी पांचवी हो जाएगी, पहली तीसरी चौथी हो जाएगी, दूसरी चौथी पांचवी हो जाएगी, या तीसरी चौथी पांचवी हो जाएगी। वर्ग क्या होता है सर जी? वर्ग वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं आप? चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी किन किन को मिलाकर आपके वर्ग बन सकता है। यदि सबसे पहले अपन इस कोने वाले को ले ले, क्या किस वाले को ले ले? इस वाले को ले ले। कौन से वाले को? 4 नंबर वाले को ले लिया, यहाँ पर ऐसा बना दिया। फिर आपके क्या करें कि यहाँ पर ऐसा करें कि इसको भी ले ले। किसको ले ले? 2 नंबर वाले को ले लिया। ठीक है सर जी यहाँ पर ऐसा ले लिया। फिर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है सर जी, यहाँ पर कैसा बन गया? यहाँ पर ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मान के चलो। ठीक है, ये बन गया है सर जी ऐसा। अब इसको ले लेते 5वें नंबर वाले को, फिर ऐसे ऐसे बन गया। ये कैसा बन गया है सर जी? एक वर्ग बन गया है, लगभग एक वर्ग जैसा दिख रहा है। यानी कि कौन सा हो जाएगा आपके? दूसरा, चौथा और पांचवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। आपको क्या पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है? वर्ग और आयत में अंतर होना चाहिए। आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। जो आपको ये श्रृंखला दे रखी है, इसमें क्या करना है आपको? अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 454 दे रखा है, 433, 446, 423, 438, फिर आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 415 आएगा, 461 आएगा, 423 आ जाएगा, फिर या 453 आ जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ताकि क्या है कि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपकी तैयारी का आकलन मुझे पता चल सके। यहाँ पर ध्यान दे, तो यहाँ पर इस पर ध्यान दे और इस पर ध्यान दे। बीच वाली को थोड़ा छोड़ देते हैं एक बार, इसको देखें तो 454 में से कितने घटाएंगे? यदि 8 में घटा रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं आपके? 446 आ रहे हैं। फिर यहाँ पर इसको और इसको पकड़े तो 431 -8 हो जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा आपके? 423 आ रहा है।
फिर भी यहाँ पर ध्यान दें 446 में से आपके 8 घटा दे, 446 में से 8 घटा दिए, कितने आ गए 438 आ गए। अब क्या करेंगे 423 में से क्या करेंगे 423 में से 8 घटाएंगे तो आपके क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं सर जी। अब तो डायरेक्टली हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा हो जाएगा 415 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात करें, यहाँ पर क्या ध्यान से देखें, यहाँ पर ज़्यादा है फिर कम है, फिर इससे ज़्यादा है फिर कम है फिर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे तो 454 से एक भी संख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो 461 तो नहीं आ सकता है क्योंकि 454 से ज़्यादा है ही नहीं। फिर 453 भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ से कम होता जा रहा है, 453 भी नहीं आ सकता है। फिर ध्यान दे कि 423, लेकिन 423 तो यहाँ पर आ चुका है, तो आगे वाली संख्या 423 तो होगी नहीं, तो ऐसे भी लॉक कर सकते हो लॉजिक लगाकर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक दर्पण को छायांकित की रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति की सही छवि किस विकल्प में होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दर्पण की छवि बनानी है, जो कैसी बनेगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा दर्पण की छवि क्या बनेगी उल्टी बनेगी, ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी ऐसे चलेगी, क्योंकि सबसे पहले एस की बनेगी, फिर एल की बनेगी, फिर ए की, फिर एम, फिर आई, एन और ए, फिर ऐसे बनती चलेगी। तो ये कैसी बन जाएगी सर जी। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि सर जी इसकी ये छवि ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले किसकी बनेगी एस की छवि बनेगी, एस ऐसा बन जाएगा। फिर किसकी बनेगी एल की छवि बनेगी, एल ऐसा बन गया। फिर आपके किसकी बनेगी ए ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर सर जी एम भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, आई तो ऐसा का ऐसा आई जाएगा। फिर आपके कौन सा आ जाएगा एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, एन उल्टा बन जाएगा। फिर ए ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ऐसी सेम जहाँ पर बन रही है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए दे रखा है लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए नहीं आएगा, पहले ए सही दे रखा है, ए यहाँ पर एल सही दे रखा है लेकिन ए उल्टा बना दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एल सही दे रखा है, एल तो ऐसा बनेगा ही नहीं, एल पहले कैसे आ गया सर जी, ये गलत हो गया। फिर आपके सही कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बचा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। 2 के बाद 7 दे रखा है, 7 के बाद 23 दे रखा है, फिर 72 दे रखा है, फिर 220 दे रखा है। यहाँ पर ध्यान दें 2 से गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे कितना आ गया 7। फिर 7 को गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, कितना आ गया 21, प्लस कितना आ गया 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। फिर आपके 23 को गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। फिर आपकी 72 का गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे, कितना आ जाएगा आपके 220 आ जाएगा। अब क्या आ गया सर जी, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 220 से किसको गुणा करेंगे 3 को गुणा करेंगे, प्लस कितना कर देंगे 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दें 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े। अब क्या कौन सा जोड़ देंगे अपन 5 जोड़ देंगे। ये आप 220 से 3 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपकी 220 इंटू 3 कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा 665 हो जाएगा। 665 यानी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। बी अनुपात एम दे रखा है तो फिर एम एल अनुपात कितना आ जाएगा। बी के बाद ध्यान दे, बी के बाद कितना आता है सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल और एम आया। कितने अक्षरों बाद आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी प्लस 11 किया है। कितने 11 अक्षरों बाद आपके एम आया है, तो एल के बाद क्या आ जाएगा एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर आपके क्या आ गया डब्ल्यू आ गया। ये कितने आ गए 11 अक्षर हो गए, प्लस 11 करेंगे कितना आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा एल अनुपात क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले, तो आंखों ही आंखों में क्या करना है लॉक कर देना है। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है सर जी, क्वेश्चन तो खत्म हो गए। तो मैं आपको बता दूं यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। और क्या करना है, यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकता है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। यदि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो कमेंट में करना है, कमेंट करना है कि सर जी हमें रीजनिंग टॉपिक वाइज पढ़नी है, गणित टॉपिक वाइज पढ़नी है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रोजाना लगाओ सर जी। तो मैं आपके लिए जीके की क्लास लगा दूंगा, जीएस की क्लास लगा दूंगा, मैथ्स की क्लास लगा दूंगा, रीजनिंग की क्लास लगा दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज पूरी की पूरी ऐसे कैसे पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारा टाइम बचा है। अपने पास क्या है
अभी टाइम बचा हुआ है तो आपके पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लगा दूंगा, फिर आपके बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सके। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय